विश्व इतिहास की झलक। आज हम सुनेंगे 39वां पत्र, जिसका शीर्षक है हूणों का भारत में आना, और इसे लिखने की तिथि है 4 मई सन 1932। उत्तर पश्चिम के पहाड़ों के उस पार से भारत पर आने वाला नया आतंक हूणों का था। मैंने अपने पिछले पत्र में रोमन साम्राज्य का जिक्र करते हुए हूणों के बारे में लिखा था। यूरोप में उनका सबसे बड़ा नेता अतीला था, जो बहुत वर्षों तक रोम और कुंस्तुनतुनिया को आतंकित करता रहा। इन्हीं कबीलों में सजातीय हूण, जो सफ़ेद हूण के नाम से मशहूर थे, करीब करीब उसी समय भारत आए थे। ये लोग भी मध्य एशिया के घुमक्कड़ थे। बहुत दिनों से वो भारत की सरहदों पर मंडरा रहे थे और वहाँ के लोगों को बुरी तरह परेशान कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, और शायद इसलिए भी कि पीछे से दूसरे कबीले उन्हें खदेड़ रहे थे, उन्होंने बाकायदा धावा शुरू कर दिया। स्कंदगुप्त, जो गुप्त वंश का 5वां राजा था, हूणों के इस धावे का सामना करता रहा, उन्हें हराकर पीछे धकेल दिया। लेकिन 12 वर्ष बाद वो फिर आकर धमक गए। धीरे धीरे गंधार और उत्तर भारत में फैल गए। उन्होंने बौद्धों पर बड़े अत्याचार किए, हर तरह का आतंक फैला दिया। उनके खिलाफ लगातार लड़ाइयाँ होती रहीं, लेकिन गुप्त राजा उन्हें देश से बाहर न निकाल सके। हूणों के दल भारत आते रहे और वो मध्य भारत तक फैल गए। उनका मुखिया तोरमण राजा बन गया। ये तो काफी बुरा था ही, लेकिन उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र मिहिरगुल, तो बिल्कुल ही जंगली और शैतान था। कलहण ने कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी में लिखा है कि मिहिरगुल का एक दिल बहलाव ये था कि वो ऊंचे कगारों से हाथियों को खड्ड में ढकेलवाया करता था। अंत में उसके अत्याचारों से आर्यावर्त भड़क उठा। गुप्त वंश के बलादित्य और मध्य भारत के राजा यशोधर्मन के नेतृत्व में आर्यों ने हूणों को हरा दिया। मिहिरगुल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बलादित्य हूणों की तरह निर्दयी नहीं था, बल्कि वीर था। उसने दया की और मिहिरगुल की जान बख्श दी और उसे देश से निकल जाने का आदेश दिया। मिहिरगुल कश्मीर में छिपा रहा। कुछ दिन बाद उसने दगाबाजी की और बलादित्य पर हमला कर दिया। लेकिन भारत में हूणों की शक्ति बहुत जल्द कमजोर हो गई। फिर भी हूणों की बहुत सी संतति भारत में रह गई और धीरे धीरे आर्यों की आबादी में घुल मिल गई। ये मुमकिन है कि मध्य भारत और राजस्थान के कुछ राजपूत जातियों में इन सफ़ेद हूणों के खून का अंश हो। हूणों ने उत्तर भारत में बहुत थोड़े समय, यानी 50 साल से कम राज किया। इसके बाद वो शांति के साथ बस गए। हूण युद्धों और उनकी भयंकरता का भारत के आर्यों पर बहुत असर पड़ा। हूणों की जिंदगी और शासन के तरीके आर्यों से बिल्कुल अलग थे। आर्य जाति उस समय तक भी बहुत कुछ स्वतंत्रता प्रेमी थी। उनके राजाओं तक को लोकमत के सामने झुकना पड़ता था और उनकी ग्राम पंचायतों के हाथों में बड़ी शक्ति थी। लेकिन हूणों के आने से और यहाँ बसकर भारतीयों के साथ घुल मिल जाने से आर्य आदर्शों में बहुत फर्क आया और वो नीचे गिर गए। महान गुप्त वंश के अंतिम सम्राट बलादित्य की 530 ईस्वी में मृत्यु हुई। ये एक दिलचस्प बात है कि शुद्ध हिंदू वंश का सम्राट खुद बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ और उसने एक बौद्ध भिक्षु को अपना गुरु बना लिया। गुप्त काल कृष्ण भक्ति के फिर से प्रचलित होने के लिए खास तौर पर मशहूर है, लेकिन इतने पर भी बौद्ध धर्म के साथ हिंदुओं का कोई खास झगड़ा नहीं था। हम फिर देखते हैं, गुप्त काल के 200 वर्षों बाद उत्तर भारत में कई राज्य बन गए जो किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन न थे। हाँ, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े राज्य का विकास होने लगा था। पुलकेशी नाम के एक राजा ने, जो रामचंद्र के वंशज होने का दावा करता था, दक्षिण में एक साम्राज्य कायम किया जो चालुक्य साम्राज्य के नाम से मशहूर था। दक्षिण के इन लोगों का पूर्वी द्वीप समूहों के भारतीय उपनिवेशों के साथ जरूर गहरा संबंध रहा होगा और भारत के इन टापुओं के बीच बराबर आवागमन होता रहा होगा। हमें ये भी पता चलता है कि भारतीय जहाज अक्सर माल भरकर ईरान ले जाया करते थे। चालुक्य राज्य ईरान के सासानी राज्य को राजदूत भेजा करते थे और वहाँ के राजदूत यहाँ आते थे।
राजदूतों का इस तरह आना जाना ईरान के मशहूर बादशाह खुसरो द्वितीय के ज़माने में ख़ास तौर पर हुआ।